तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम लोग 72nd बीपीएससी के लिए रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई एक सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, उसमें कोई एक टॉपिक लेंगे एंड उसके ब्रीफली हम लोग रिवीजन करेंगे और उसके सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन आखिरकार पढ़ते क्यों हैं, आखिरकार क्यों, क्या ज़रूरत है इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने की, आखिरकार क्या ही मिलेगा हमसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जान के। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को, जैसे कि अगर आपके मन में ये कभी सवाल आता है ना कि भाई हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, तो आज मैं आपको बहुत अच्छा जवाब देता हूँ। आज के बाद आपके मन में ये ख्याल नहीं आएगा कि यार हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं। देखो, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, ये एक वन ऑफ द फर्स्ट, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, ये दुनिया की फर्स्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन है। ये दुनिया में सबसे पहली शहरी सभ्यता है। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लो, आज भी हम लोग देखते हो कि कई अर्बन जगहें हैं, कई रूरल एरियाज है, लेकिन ये कम्प्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे जितने भी सिटीज़ थे सभी अर्बनाइज्ड थे और सभी वेल डेवलप्ड थे। ये 5000 साल पुरानी सभ्यता है और ये उस समय इतनी डेवलप्ड थी ना कि आज भी उतना डेवलपमेंट इंडिया में या वर्ल्ड में कई जगह नहीं हुआ है। आज भी आप तो चाहे बात कर लो दिल्ली की या चाहे बात कर लो पटना की, लिटरली कह रहा हूँ, जितनी डेवलप्ड ये इंडस वैली सिविलाइजेशन मुझे लगती है ना, उतना डेवलप तो ना ही आज की दिल्ली है ना ही आज का पटना है। भाई, मेट्रो लगा देने से या ट्रेन चल लेने से या मोबाइल आ जाने से कोई डेवलपमेंट नहीं होता। लोगों की थिंकिंग, सिविक सेंस एंड यहाँ पे टाउन प्लानिंग, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, ये सब मैटर करती है। थोड़ी सी भी वर्षा हो जाए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो बेंगलुरु हो या चाहे आपका पटना ही क्यों हो, सब जगह पूरा पानी भर जाता है, चाहे मेरे घर के आगे ही क्यों नहीं हो। अब मैं खुद क्या बताऊँ कि जस्ट एक हफ्ते पहले यहाँ पे वर्षा हुआ था और पूरा का पूरा, मतलब रोड पे, पूरे गांव में रोड पे पूरा पानी जम गया था। सो मतलब इतना हम लोग अंडर डेवलप्ड आज है, आज 21st सेंचुरी में, जहाँ पे लोग साउथ पोल पे जा रहे हैं, मून पे, तो कहाँ जा रहे हैं भाई। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हो गया, हम लोगों ने क्या क्या नहीं कर लिया। मशीन गन बना लिए, फाइटर जेट बना लिए, क्रूज़ मिसाइल्स बना लिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स बना लिए, कितनी चीज़ हम लोगों ने अपने आप को विनाश करने के लिए बनाया, लेकिन हम लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे घंटा कुछ नहीं बनाया। और वहीं पे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, ना इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल बनाया, ना इन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया, लेकिन इन्होंने इतनी अच्छी सुंदर टाउन प्लानिंग की है ना कि आजकल के भाई पॉलिटिशियंस और आजकल के जो ये आर्किटेक्ट या जो भी इंजीनियर्स है या कॉन्ट्रैक्टर्स है, उन सबको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। मतलब लिटरली मैं कह रहा हूँ, उन्हें शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। इतना घटिया यहाँ पे, चाहे देख लो बिहार में ब्रिज बनने से पहले ही टूट जाता है, कोई ब्रिज बनता है तो बनने के 14 दिन के अंदर टूट जाता है। वहीं पे ये लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, आज से 5000-6000 साल पहले के लोग इतने सुंदर टाउन प्लानिंग करके गए थे। सोच सकते हो, जहाँ पे बाकी दुनिया में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यार सिविलाइजेशन तो छोड़ो यार, लोग जीना तक नहीं सीखे थे, लोग अभी तक भटक रहे थे। वहीं पे हमारी इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग एक अर्बनाइज्ड विथ प्लान्ड एंड डेवलप्ड टाउन एंड अर्बन प्लानिंग के साथ जी रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है यार। हिस्ट्री ऐसे ही नहीं, मतलब यार लोग बेवकूफ़ है जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिस्ट्री इसलिए पढ़ाया जाता है ना, ताकि हम लोग अपनी गलतियों से सीख सके, हम लोग पुरानी चीज़ों से सीख सके, उससे एक्सपीरियंस लेके हम अपने आप में उस चीज़ को डाल सके और हम आगे आने वाली गलतियों को ना दोहराएं। लेकिन हम लोग को तो बस बहस करना है कि हमें ये हिस्ट्री क्यों पढ़ाया जाता है, ये नहीं पढ़ाना चाहिए, वो नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम लोग कुछ सीखना ही नहीं चाहते। जब तक हम लोग अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं, हम लोग अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं, तब तक यार हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जब तक हम मतलब सभी के बारे में कह रहा हूँ, अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं, अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, उस पर काम नहीं करेंगे और अपने हिस्ट्री से, अपने पास्ट से कुछ सीखेंगे नहीं ना, तो तब तक कुछ नहीं होने वाला है यार। लिटरली कह रहा हूँ मैं, इंडिया का या वर्ल्ड का कुछ नहीं होने वाला है। ये सिविक सेंस बस लोग बोलते रहेंगे और बोलते ही रह जाएंगे।
करेगा कोई कुछ नहीं। सो सबसे पहले करना ज़रूरी है, बोलना बाद में भी बोल सकते हैं हम लोग, सबसे बड़ी बात यही है। तो चलिए, अब तो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्यों हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका नामकरण किया गया है जॉन मार्शल के द्वारा, और इसमें जो सबसे पहला साइट खोजा गया था वो है हड़प्पा इन 1921 बाय दयाराम सैनी जी। इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जो कि रवि नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए अब हम लोग फिर से आ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में बांटा जाता है। सबसे पहले अर्ली हड़प्पन पीरियड, फिर उसका मैच्योर हड़प्पन पीरियड एंड उसका लेट हड़प्पन पीरियड। जो अर्ली हड़प्पन पीरियड होता है वो होता है 3300 BC से लेकर 2600 BC तक। इसमें मेजरली क्या होता है कि लोग छोटे छोटे टाउन्स बना के या छोटे छोटे गांव बना के रहना स्टार्ट करते हैं, जो भी एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत होती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली इसमें मतलब लोग धीरे धीरे करके बसना स्टार्ट करते हैं। इसमें एक ही बार में यहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं हो जाता, इसमें धीरे धीरे करके एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द अर्बनाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। इसमें धीरे धीरे लोग जगह जगह पर बसना स्टार्ट कर देते हैं, छोटे छोटे टाउन्स बनने लग जाते हैं, फिर बिल्डिंग्स बनने लग जाते हैं। तो ये बस एम्ब्रियो स्टेज आप कह सकते हैं या बर्डिंग स्टेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन है। उसके बाद आ जाता है मैच्योर हड़प्पन पीरियड, जो कि चलता है 2600 BC से लेके 1900 BC तक, और यही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इसमें ही जितने भी इम्पॉर्टेंट, आप एक तरह से कह सकते हैं गोल्डन एरा ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं वो इसी पीरियड में होते हैं। इस पीरियड में आते आते पूरा तरह से जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह से अर्बनाइज्ड हो जाती है। सारे साइट्स एकदम सिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे जगह पे एकदम बर्न्ट ब्रिक्स के घर बनने लग जाते हैं, सिटीज़ बनने लग जाते हैं, ट्रेड होने लग जाता है, मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड बढ़ जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में बढ़ावा मिलता है, एंड उसके बाद पोट्री में बढ़ावा मिलता है, मेटलर्जी यहाँ पे फ्लरिश करने लग जाती है। तो जो भी मेजर हड़प्पन इवेंट्स होते हैं वो सभी इस 700 ईयर्स के बीच में ही होते हैं। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है, और इसी में जितने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जो भी हम लोग फीचर्स देखेंगे आगे, वो इसी मेन 700 ईयर्स की जानकारी है। तो अब हम लोग आ जाते हैं लेट हड़प्पन पीरियड पे, जो कि चला था 1900 BC से लेकर 1300 BC तक, और ये डिक्लाइनिंग फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन है। इसमें जो भी सिटीज़ होते हैं उनके नंबर धीरे धीरे डिक्लाइंस करने लगते हैं, और वो सिटीज़ धीरे धीरे रूरल एरियाज़ में फिर कन्वर्ट होने लग जाते हैं। जैसा कि आपने अर्ली हड़प्पन में देखा था कि रूरल से हम लोग अर्बन के एरिया जा रहे हैं, उसी तरह लेट हड़प्पन में अर्बनाइजेशन से हम लोग फिर रूरल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पे जो भी सिटीज़ की नंबर होते हैं वो धीरे धीरे घटने लगते हैं, और इन 600 सालों में लोग धीरे धीरे माइग्रेट करके दूसरी जगह जाने लगते हैं, जैसे कि गंगा प्लेन्स में, या आप कह सकते हो मगध एरिया में आने लगते हैं। फिर उसका साउथ इंडिया जाने लगते हैं, या वो कहीं और अफ़गानिस्तान की इधर बढ़ जाते हैं, या और भी दूसरी तरफ चले जाते हैं। और भी इसमें कई तरह के नेचुरल तथा यहाँ पे मैन मेड रीजंस है, जो कि हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई। और इसी के साथ साथ जो कि दुनिया का सबसे पहला अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी, जो कि वेल प्लान्ड थी, और जो कि मतलब कितने सालों तक चली है, आप देख सकते हो 2000 सालों तक ये सभ्यता फ्लरिश की थी, वो एट द एंड 1300 BC में पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इतना ख़त्म हो जाती है कि इसका किसी को अता पता तक नहीं रहता है। हम लोगों को तब पता चलता है जब एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हो गया था, ये कोई पता नहीं था किसी को कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश करती है। ये 1921 में जब एक्सीडेंटली दयाराम सैनी जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था, तब हमें पता चला कि हमारे यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी फ्लरिश करती थी, और वो भी 5000 ईयर्स एगो, और वो भी इतनी वेल डेवलप्ड, इतनी वेल प्लान्ड। तो अब हम लोग आ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के
जोग्राफिकल एक्सटेंट पे, तो इसका नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट जो था वो है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि है चिनाब नदी के किनारे। वहीं पे साउथ में है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और वो है परवरा नदी के किनारे। एंड वहीं पे ईस्ट पे है आलमगीरपुर, जो कि यूपी में पड़ता है और वो है हिंडन नदी के किनारे बसा। एंड वहीं पे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि है सुक्ता गेंडोर, जो कि पड़ता है दास नदी के किनारे। इसी के साथ साथ मैं कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लार्जेस्ट साइट है वो है राखीगढ़ी। एंड वहीं पे इसका ओल्डेस्ट साइट जो कि है भिर्राना। एंड टोटल इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1500 प्लस साइट्स है और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी और एक्सटेंसिव सभ्यता पाई जाती है। समझ सकते हो 1500 प्लस साइट्स पाई गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जैसा कि आप लोग को पता ही है, दुनिया में जो भी सभ्यता स्टार्ट हुई है वो किसी न किसी एक नदी के किनारे हुई है। जैसे कि इजिप्ट में नील नदी के किनारे, वहीं मेसोपोटामिया सभ्यता टिग्रिस नदी या यूफ्रेट्स नदी के किनारे, एंड वहीं पे चाइनीज सभ्यता हुआंगहो नदी या येलो रिवर के नदी के किनारे। उसी तरह हमारी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंडस नदी एंड उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे ही पूरी बसी हुई है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स हैं वो ज़्यादातर किसी न किसी नदी के किनारे हैं। जैसे कि हड़प्पा रवि नदी के किनारे है, वहीं पे मोहनजोदारो, कोटडीजी, चन्हुदारो एंड अल्हादीनो इंडस नदी के किनारे है। वहीं पे रोपर सतलज नदी के किनारे है। वहीं पे कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे हैं। और इसी तरह से और भी जितने भी साइट्स हैं वो किसी न किसी एक नदी के किनारे हैं, परंतु इसमें भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी दो ऐसे साइट्स हैं जो किसी भी नदी के किनारे नहीं पाए जाते। सबसे पहला ढोलावीरा एंड दूसरा सुरकटोरा। अब ढोलावीरा इसलिए भी है जो कि रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है। वो किसी नदी के किनारे नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक इंडस वैली साइट है, इसलिए क्योंकि वो एक मिनरल रिच एरिया है। तो हो सकता है कि कुछ कम्युनिटी ऑफ लोग वहाँ रहते हो, वहाँ पे मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हो और उसके साथ वो ट्रेड करते हो, इसलिए वहाँ पे वो एक इंडस वैली साइट है। और दूसरी सुरकटोरा, ये इसलिए भी वो किसी नदी के किनारे नहीं है क्योंकि ये माना जाता है कि एंशियंट टाइम में यहाँ से एक 750 मीटर की स्ट्रीम बहती थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। इसलिए ये दो साइट्स ऐसे एक्सेप्शंस है जहाँ जो किसी भी नदी के किनारे नहीं बसे हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो अब आ जाता है हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है उनकी टाउन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग कुछ इस प्रकार थी कि ज़्यादातर जितने भी साइट्स थे उनको दो भाग में विभाजित किया गया था, जो कि पहला था एक अपर पार्ट एंड दूसरा लोअर पार्ट। अपर पार्ट थोड़ा सा लोअर पार्ट से ऊपर रहता था एंड वेस्ट साइड में रहता था, एंड लोअर पार्ट जनरली ईस्ट साइड में ऑफ द सिटी रहता था। अपर पार्ट को सिटाडेल भी कहते हैं एंड उसे एक्रोपोलिस भी कहते हैं। अपर पार्ट पे मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ होते थे, या तो आप कह सकते हो रूलर्स हो गए, उनका होम हो गया, या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, या ग्रेनरीज हो गया, ग्रेट बाथ हो गया, ये सभी जो भी मेजर बिल्डिंग्स होते थे कोई भी सिटी के, वो सभी अपर पार्ट में होते थे। और एंड लोअर पार्ट पे जो भी आम जनता होते थे उनका रेसिडेंसी होता था। यहाँ पे मतलब मार्केट्स होते थे और यहाँ पे लोगों का रहना वहना और जो भी मतलब आम लोग जितना भी रहने का जगह था वो सब लोअर पार्ट में होता था। और अपर पार्ट जो जिसे कि सिटाडेल भी कहते हैं, जो कि ठीक 4 साइडेड वॉल से घिरा हुआ रहता था, फॉर हो सकता है प्रोटेक्शन और फ्रॉम द एनिमी और एनी अदर पर्पसेस। लेकिन वो जो बहुत ही मोटे थिक 4 साइडेड वॉल से घिरा रहता था सिटाडेल। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी साइट्स थे उनमें जो भी रोड्स था ना, उन रोड्स में एक खास पैटर्न था, वो था कि रोड्स 90 डिग्री पे कट करते थे, या आप कह सकते हो कि रोड ग्रिड सिस्टम के ऊपर बने हुए थे। जितने भी रोड्स थे वो 90 डिग्री पे क्रॉस करते थे, एंड जहाँ पे वो क्रॉस करते थे वहाँ पे सेंट्रल मार्केट, या आप कह सकते हो वहाँ पे मार्केट एरिया रहता था। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जितने भी घर थे उनका जो गेट और खिड़की है ना, वो रोड के अपोजिट फेस करता था, जिससे कोई भी आता जाता आदमी घर के अंदर ताका झाकी ना कर सके और उसे पता ना चल सके घर के अंदर हो क्या रहा है या चल क्या रहा है। इससे हमें ये दिखता है कि वो लोग उस समय 5000 साल पहले यार प्राइवेसी को कितना मैटर्स देते थे और कितना अपने प्राइवेसी का ख्याल रखते थे। सबसे बड़ी बात यही है।
और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना सबसे इम्पोर्टेंटली हम यही कह सकते हैं कि ज़्यादातर साइट्स में सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स ही थी, लेकिन कई कई जगह पे डबल स्टोरी बिल्डिंग्स भी पाए गए थे। और इसका पता हमें वहाँ बने सीढ़ियों के निशान से हमें पता चलता है कि कई कई बिल्डिंग्स में सीढ़ियाँ बनाई गई थी, तो हो सकता है कि वो सेकेंड स्टोरी के लिए बनाई गई हो। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी घर बने थे ना, वो सभी बर्न्ट ब्रिक से बने थे। याद रखना, जितने भी ब्रिक्स थे ना वो बर्न्ट ब्रिक से बने थे और वो सभी यूनिफॉर्म साइज के थे। इसमें उसकी साइज याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही वो पूछेगा। अगर वो पूछता भी है तो वो बकवास सा क्वेश्चन है। लिटरली उसमें साइज़ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखना कि वो यूनिफॉर्म साइज़ के थे और वो बर्न्ट ब्रिक्स थे, मड ब्रिक्स नहीं थे, वो कच्चे ईंटें नहीं थे, वो पक्के ईंटें थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी सिटीज़ प्लान्ड थी, उन सभी सिटीज़ में एक ड्रेनेज सिस्टम भी होता था और उन ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर एक कवर भी लगाया जाता था, जिससे कि ड्रेन अगर कभी चोक्ड हो गया या जाम हो गया तो उसे ऊपर स्टोन का कवर होता था, जिससे उसे हटा के हम लोग ड्रेनेज को साफ भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। सोच सकते हो उस ज़माने में, आज से 5000 साल पहले ड्रेनेज सिस्टम हर जगह, हर सिटी में ड्रेनेज सिस्टम था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। सोच लो, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी पाया गया है इन इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज से 5000 साल पहले स्ट्रीट लैंप्स थे। सोच सकते हो, आज भी बिहार में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रीट लैंप्स नहीं है, अगर है भी तो वो कोई काम के नहीं है, वो चलते ही नहीं है। और आज से 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने स्ट्रीट लैंप्स लगाए थे, साइन बोर्ड्स लगाए थे। धोलावीरा में आज भी 10 अल्फ़ाबेट्स का साइन बोर्ड पाया गया है। अब उसे, क्योंकि हम लोग आज तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का लैंग्वेज डेसिफर नहीं कर पाए, इसलिए वो क्या लिखा वो तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन 10 अल्फ़ाबेट्स का एक साइन बोर्ड धोलावीरा में पाया गया है। सोच सकते हो, आज से 5000 साल पहले धोलावीरा में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी था। सोच सकते हो, आज भी आप देखोगे तो इंडिया में बहुत कम जगह है जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टेक्निक यूज़ किया जाता है। इतना 21st सेंचुरी में है हम लोग, लेकिन फिर भी वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जैसी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। और आज से 5000 साल पहले लोगों को भाई इतना दिमाग था कि भाई गर्मी के दिनों में वाटर शॉर्टेज हो सकता है, इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक उन्होंने इन्वेंट किया है। सोच सकते हो 5000 साल पहले के लोग वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज़ करते थे। यहाँ तक कि वो लोग इतने डेवलप थे कि हर घर में कुआं था। हर घर में, ज़्यादातर घर में 99% के घरों में कुआं पाया जाता था। एंड सिर्फ कुआं ही नहीं, यहाँ तक कि बाथरूम भी पाया जाता था, वॉशरूम भी पाया जाता था। और ऐसा वैसा वॉशरूम नहीं, वो सभी वॉशरूम्स टाइल्ड होते थे, उनमें वेंटिलेशन हुआ करता था। और कई जगह वॉशरूम्स में तो वॉश बेसिन्स तक पाया गया है। सोच सकते हो किस लेवल की डेवलपमेंट हुई थी आज से 5000 साल पहले। लिटरली बोल रहे हैं, हम लोग कुछ डेवलप नहीं किया। हम लोग आज भी वहाँ से अभी तक उस जगह, उस पॉइंट से ना हम लोग आज भी अंडर डेवलप्ड है। उस ज़माने में भाई बाथरूम टाइल्ड होते थे, सभी के सभी बाथरूम टाइल्ड होते थे, वॉश बेसिन था, सभी के घर में बाथरूम था, सभी के घर में वॉशरूम था, सभी के घर में कुआं था। आज भी कई के घरों में पानी तक नहीं पहुंच पाता है, कई के घरों में वॉशरूम तक नहीं है। हम लोग कौन से दुनिया में जी रहे हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो यही देख के लगता है कि यार, मुझे तो ये लगता है कि हम लोग ज़्यादा अंडर डेवलप है, या हम लोग ये ख्याली पुलाव में जी रहे हैं कि हम लोग बहुत डेवलप कर गए हैं। हम लोग सच में, हम लोग कुछ डेवलप नहीं किया, हम लोग बस अंडर डेवलप से भी अंडर डेवलप है। इन रियलिटी यही है। क्योंकि अगर हम लोगों ने 5000 साल पहले वाली सिचुएशन आज भी अपने यहाँ नहीं ली है, आज भी हमारा यहाँ का देख लो ड्रेनेज सिस्टम में जो कवर है वो खुलता ही नहीं कई जगह, और खुलता है तो वो कई जगह तो कवर टूटा हुआ है, मतलब ऐसे खुला हुआ ही छोड़ दिया जाता है, सबसे बड़ी बात। और ड्रेनेज सिस्टम तो भाई पता है, थोड़ा सा भी वर्षा हो जाए पूरा एकदम से बाढ़ आ जाता है। और वहीं पे आज से 5000 साल पहले के लोग भाई वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने घरों पे लगाते थे, अपने घरों पे वॉशरूम बनवाते थे, अपने घरों को बर्न्ट ब्रिक से बनवाते थे। आज भी बिहार में कई जगह मट्टी के घर बने हुए। सोच सकते हो, मतलब हम लोग बहुत पीछे रह गए, मतलब हम लोग अपने आप से बहुत पीछे रह गए। और ये रियलिटी है, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। रियलिटी एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप खुद देख लो ना, आजकल के रोड्स देख लो,
क्या ही बनाए, मतलब इतने घटिया रोड्स होते हैं वहाँ पे। वो लोग 90 डिग्री पे रोड्स बना रहे हैं और इतना प्लानिंग के साथ बना रहे हैं कि भाई बीच में मार्केट पड़ रहा है और लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लोग घर बना रहे हैं तो अपना प्राइवेसी को इतना ध्यान में रखते बना रहे हैं कि खिड़की एंड गेट रोड साइड फेस ना करे, अपोजिट ऑफ द रोड करे। सभी घर, एक घर नहीं सभी घर, और सभी के सभी साइड्स। बताओ अब और कितना डेवलपमेंट चाहिए तुमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इतना डेवलपमेंट कौन सा सिविलाइजेशन हुआ था। लेकिन अभी हम लोग टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो उसमें एक और मैं पॉइंट बता देता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक भी मंदिर नहीं पाया गया है, नहीं पाया गया। देख लो, मैं पहले बता देता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें पाई गई है, जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, जहाँ पे मतलब फूड रखा गया था। सोच सकते हो आज भी हमारे यहाँ बिहार में कहाँ है, मतलब खाने का कितना ही मतलब बेकार व्यवस्था है। मतलब सही बोलूँ तो इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कई जगह कई देश के लोग भूखे मर रहे हैं। कई देश में कई लोग 2 टाइम का खाना तक के आदमी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे लोग 5000 साल पहले ग्रेनरी इन्वेंट करके चले गए ताकि कभी कोई अकाल पड़ा तो हम लोग उस खाने को हम लोग बाद में यूज़ कर सकते हो। ये हुआ भाई प्लानिंग, ये हुआ असली डेवलपमेंट। अब आ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर पार्ट पे। आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सील्स की। इंडस वैली सिविलाइजेशन में टोटल 2000 प्लस सील्स पाए गए हैं, लिटरली 2000 प्लस सील्स, एक दो नहीं, टोटल 2000 से भी ज़्यादा सील्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए गए हैं, और वो भी अलग अलग तरह के, वो भी यूनिक है। कई सील्स में कुछ लिखावट था, कई सील्स में तो कुछ कोई जानवरों का बना हुआ था फोटो, कई सील्स में कोई पक्षी का, कई सील्स में अलग अलग तरह के जानवर के साथ कुछ लिखावट, तो कई सील्स में यहाँ तक कि ह्यूमन सेक्रीफाइस को भी दिखाया गया। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सा ये सवाल उठता है कि यार 1500 साइट्स में 2000 से भी ज़्यादा सील्स करते क्या थे, आखिरकार उनका इम्पोर्टेंस क्या, आखिरकार उनका काम क्या था। तो देखो, सील्स का जो मेजरली काम था ना, वो था ट्रेडिंग में या बिजनेस में। जैसे कि कोई एक इंसान ए है, वो किसी इंसान बी को कोई सामान भेज रहा है, लेकिन वो खुद तो जाएगा नहीं अपना दुकान छोड़ के, तो वो क्या किया, कोई एक इंसान डी को वो दिया, ब्रोकरेज को, ठीक है, और वो बोला कि ये सामान जाके बी को पहुंचा दो। तो वो बीच में जो बिचौलिए को दिया, कहीं वो कुछ टेम्पर ना कर दे उस सामान के साथ, इसलिए उस सामान के साथ उस सील को लगाया जाता था, ताकि अगर वो सील थोड़ा सा भी टेम्पर्ड हुआ तो समझ जाएगा जो सामान जो बी लेने वाला है वो समझ जाएगा कि इस सामान के साथ कुछ धोखाधड़ी हुआ है और वो इस सामान को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे बिजनेस की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए और बिजनेस में लोगों का विश्वास रखने के लिए इन सील्स का यूज़ किया जाता है। और कई जगह पे सील्स का और भी यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क हो सकता है, क्योंकि कई सील्स में कई जानवर कई कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई सील्स का उपयोग खरीदने और बेचने में भी हो सकता है, बहुत तरह के उपयोग हो सकता है, और बहुत तरह के सील्स भी पाए गए हैं। मेजरली रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर, यही सब शेप्स के सील्स पाए गए इन इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब जो सील्स जो थे उनमें जनरली जो मटेरियल्स यूज़ होते थे वो थे सिएटाइट, गोल्ड, आइवोरी या कैल्शियम, और भी बहुत तरह के जो मटेरियल्स थे वो उनका यूज़ होता था सील्स बनाने में। और जो परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ द सील्स है, जो बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द सील्स कैन बी द पशुपति सील। ये सबसे पॉपुलर सील्स था ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि मोहनजोदारो में पाया जाता था। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सील था वो था हम्प्लेस बुल सील, जो कि मोस्ट कॉमन सील था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और भी बहुत तरह के सील्स थे, जैसे कि मदर अर्थ सील, स्वास्तिक सील, उसके बाद सिलिंड्रिकल सील जो कि कालीबंगन में पाया जाता था, जिसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया है। उसके बाद सर्कुलर सील लोथल में पाया गया है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो 2000 सील्स पाए गए हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ 10 अलग अलग जानवरों के सील्स ही पाए गए हैं। तो आप इससे ये भी पता लगा सकते हो या ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग, या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जनरली इंडस वैली सिविलाइजेशन में 10 मेजर कम्युनिटीज़ हो, जो कि 10 एनिमल्स के द्वारा रिप्रेजेंटेड किया गया हो सील्स में, ठीक है। आ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स में मेनली 3 से 4 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है डांसिंग गर्ल स्टैचू, जो कि बना हुआ था ब्रॉन्ज से।
और आप ये भी सोच रहे हो कि यार इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज कहाँ से आ गया, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले वो स्टोन एज या कॉपर एज ही तक था, ठीक है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इतने ज़्यादा एडवांस थे ना कि यार उन्होंने ना मेटलर्जी में भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। वो लोग क्या करते थे ना, टीन ले आते थे अफगानिस्तान से, और राजस्थान के कुछ इलाकों से या गुजरात के कुछ इलाकों से ले आते थे कॉपर, और टीन और कॉपर को मिला के उन्होंने ब्रॉन्ज का आविष्कार कर दिया। सोच सकते हो दिमाग उन लोगों का। और इसीलिए जो वहाँ की जो स्टैचू पाई गई है वो ब्रॉन्ज में पाई गई है, जो कि डांसिंग गर्ल की जो स्टैचू है, जो कि है 10.8 सेंटीमीटर की, वो ब्रॉन्ज की है। और वो जो बनाई गई है ना, ये जो डांसिंग गर्ल की जो स्टैचू है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाई है। अब ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है ना, वो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आप पहले वैक्स का कोई भी पुतला बना देते हो, वो एक हॉलो पुतला बना दिया आपने वैक्स का, ठीक है। उसमें क्या किया आपने ना कि जो मोल्टेन ब्रॉन्ज होगा उसको आपने उसमें डाल दिया, तो जो भी वैक्स के अंदर जैसा भी शेप आपने दिया वो उसके हिसाब से वहाँ पे फैल गया, ब्रॉन्ज अंदर चला गया। और उसके बाद जाते ही वो धीरे धीरे उसे ठंडा कर दिया, और तो वो ठंडा होते ही जो ब्रॉन्ज तो था वो तो सूख गया। और उसके बाद जो ऊपर में जो भी वैक्स लगे हुए थे ना, उनको फिर बाद में हीट करके आराम से निकाल दिया गया। तो सोच सकते हो मतलब दिमाग उन लोगों का, मतलब उस ज़माने में भाई लॉस्ट वैक्स टेक्निक से वो लोग स्टैचूज़ बना रहे थे, वो भी ब्रॉन्ज की, वो भी 10.8 सेंटीमीटर लॉन्ग, सोच लो। वहीं पे दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्कल्पचर है वो है प्रीस्ट किंग का, जो कि था 17.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो कि बना था सिएटाइट का। और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्कल्पचर है, जो कि है था मोहनजोदारो में। और ये इंडिया की गवर्नमेंट ने 1972 में शिमला एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को दे दिया, और अब ये फ़िलहाल पाकिस्तान म्यूज़ियम में है। और इस स्कल्पचर के बारे में थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि इसका जो नीचे का पार्ट है ना वो बहुत टूटा हुआ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा डैमेज था, एक तरह से टूट ही गया है। बस ऊपर में बियर्ड शेप का जो एक, आप कह सकते हो राजा का हो सकता है ये स्टैचू, या किसी चीफ का स्टैचू हो सकता है, जिसका दाढ़ी बहुत, मतलब दाढ़ी मूंछ सब चीज़ हो, और जिसके सर पे एक क्राउन भी था, जो कि हो सकता है साइन ऑफ रॉयल्टी हो, मतलब ये हो सकता है कि कोई राजा का परिवार या राजा ही हो उस समय का। और इसके हाथ में एक आर्म बैंड भी पाया गया है। अब जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या क्रॉप्स उगाए जाते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ना कॉटन, वीट, बार्ली, मस्टर्ड एंड मटर जैसे बहुत सारे क्रॉप्स उगाते थे। और जो ये एनिमल्स डोमेस्टिकेट करते थे ना, उसमें ये बात याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हॉर्स को डोमेस्टिकेट नहीं करते हैं, इतना याद रखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग डियर, बफेलो, गोट, शिप, पिग, हम्पलेस बुल, डॉग, कैट्स, कैमल, एलिफेंट, इन सभी जानवरों को जानते थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पे भी हॉर्स के कोई एविडेंस नहीं मिला, या उसका कोई भी पिक्चर या कोई भी साइन हॉर्स का नहीं मिला है। सो याद रखना कि अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया गया कि इसमें से कौन सा एनिमल इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं पाया जाता था, तो याद रखना हॉर्स नहीं पाया जाता था। और जो भी मैंने आपको यहाँ पे जानवरों के नाम बताए, डियर, बफेलो, गोट, शीप, पिग, हम्पलेस बुल, डॉग, कैट्स, कैमल, एलिफेंट, ये सभी जानवर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जानते थे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्टमैनशिप में बहुत ज़्यादा आगे थे। जैसे कि आपको बताया कि उन्होंने ब्रॉन्ज का आविष्कार कैसे किया, कि जैसे कि वो लोग अफ़गानिस्तान से ले आते थे टिन, और राजस्थान एंड गुजरात के इलाकों से ले आते थे कॉपर, वहाँ से मिला के उन्होंने ब्रॉन्ज का आविष्कार किया। फिर उसके बाद वो लोग क्लॉथ मेकिंग भी करते थे, बोट मेकिंग भी करते थे, बीड मेकिंग भी करते थे, पॉटरी मेकिंग भी करते थे, जिसमें उनकी सबसे फेमस पॉटरी आ जाती है रेड ब्लैक पॉटरी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो पॉटरी है ना वो है रेड ब्लैक पॉटरी, याद रखिएगा। एंड डिफरेंट तरह के टेराकोटा टॉयज भी पाए गए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पे भी प्लो का एविडेंस नहीं मिला है। प्लो मतलब जो हल होता है उसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन टेराकोटा का बना हुआ खिलौने का प्लो ज़रूर मिला है। एंड प्लोड फील्ड का एविडेंस मिला है। प्लो का एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन प्लोड फील्ड का एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़रूर मिला है। लेकिन टेराकोटा की बनी हुई प्लो, जो कि मतलब खिलौने की हल का ज़रूर हमें एविडेंस मिलता है, लेकिन प्लो जो हल होता है ना उसका कोई एविडेंस हमें आज तक नहीं मिल पाया है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट पे
या उनके राइटिंग स्टाइल पे, जो कि वो यूज़ करते हैं बोस्टोफेडन स्टाइल, जिसमें वो पहले राइट टू लेफ़्ट जाते थे, फिर लेफ़्ट टू राइट जाते थे। उसी तरह से वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहते थे, लेकिन आज तक हम उनका लैंग्वेज डिसिफर नहीं कर पाए कि वो बोलना क्या चाहते थे या उनका क्या लिखा हुआ है। उनके यहाँ तक कि साइन बोर्ड्स तक हम आज तक नहीं पता कर पाए, जो कि 10 अल्फ़ाबेट्स का था, याद रखना। उसमें 10 अल्फ़ाबेट्स थे उस साइन बोर्ड्स में, जो कि धोलावीरा में पाया गया था। तो अब आ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन की तरफ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ना जो आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं वो दो तरह का डिक्लाइन मानते हैं। पहला कि नेचुरल कॉजेज़ के कारण, एंड दूसरा थ्योरीज़ के कारण या मैन मेड कॉजेज़ के कारण। तो सबसे पहले जो नेचुरल कॉजेज़ में आता है वो आता है फ्लड्स, हैवी अर्थक्वेक्स या क्लाइमेट चेंज एंड ड्राइंग ऑफ सरस्वती रिवर एंड मैनी अदर स्मॉल ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। और तो और नेचुरल कॉजेज़ में अभी हाल ही फिलहाल में एक और चीज़ माना गया है कि लगातार इंडस वैली सिविलाइजेशन में लगातार 900 ईयर्स वर्षा ना होने के कारण भी ये सभ्यता विलुप्त हो गई हो। शायद लगातार 900 साल वर्षा नहीं होएगा तो उस समय शायद हो सकता है कि रिवर्स भी सूख गए होंगे, अकाल आ गया होगा, धीरे धीरे लोग मर रहे होंगे और धीरे धीरे लोग शिफ्ट भी करने लगे, क्योंकि कितना दिन तक भाई ग्रेनरी चलाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, यहाँ समझ रहे हो 900 सालों तक वर्षा नहीं हुआ है, ये माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट का एंड हिस्टोरियंस का। इसीलिए भी शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई हो और वहाँ से लोग शिफ्ट होकर गंगा वैलीज की तरफ बढ़े या साउथ इंडिया की तरफ आगे बढ़े। और दूसरी तरफ थ्योरीज में ये भी माना जाता है आर्यन इन्वेजन्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हॉर्सेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और वो मिलिट्री के ऊपर उतना खर्च भी नहीं करते थे, वो लोग डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करते थे, वो लोग प्लानिंग के ऊपर खर्च करते थे। तभी तो आप देख सकते हो ना 2000 साल तक उन्होंने फ्लरिश किया। 2000 साल सोच सकते हो, 2000 साल तक उन्होंने एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ जिया है। लेकिन हो सकता है कि आर्यंस लोग जो वेस्ट से आए थे वो घोड़े पे, हो सकता है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाए, क्योंकि घोड़े पे आप बैठ जाने के बाद आपको पता है ना एक जगह से दूसरी जगह जाने में और फाइट करने में भी कितनी ज़्यादा आसानी हो जाती है और कितने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। इसलिए शायद हो सकता है कि उन्होंने पूरी की पूरी सभ्यता को ही वाइप आउट कर दिया हो, ये भी एक मानना है। और उसके बाद से ही हम लोग फिर इसका मगध डायनेस्टी के बारे में या महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी के साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह डिक्लाइन हो जाती है, और इतनी डिक्लाइन हो जाती है, इतनी ख़त्म हो जाती है ना, मतलब किसी को पता तक नहीं चलता है कि यार हमारे पास इंडस वैली जैसी एक शानदार, एक जानदार, एक मतलब एक वेल डेवलप्ड अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन भी थी, जो कि अब नहीं रही। और अब आप देख सकते हो इंडिया का हालत क्या है, लिटरली क्या है। आप मुझे क्या बताना, मैं भाई सभी लोगों के पास आंखें, आप खुद अपने आसपास की हालत देख लो, आपको पता चल जाएगा। ये रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक शॉर्ट रिवीजन, जो मैंने देखो पीडीएफ में उतना तो नहीं बना पाया या मैं हो सकता है, लेकिन आपने अगर जो मैंने बोला है ना, अगर उसे ध्यान से सुनोगे ना तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। जो स्टोरी जो मैंने कहा है ना, आप उस इन पीडीएफ में लिखा हुआ को एक बार के लिए भूल जाओ, आप एक बार के लिए मोबाइल को पलट के बस मैंने जो जो कहा है ना उसको ध्यान से सुनोगे ना, उसको 1-2 बार सुनोगे ना, तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरा तरह से आपको दिमाग में बैठ जाएगा। बस जो मैंने कहा है ना उसको ध्यान से सुनो, बस उतना ही काफ़ी है, और उसी से आपका पूरा तरह से रिवीजन हो जाएगा। आपका जो भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन से ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते यार, क्या ही पूछेगा, मैंने जो भी पूछेगा मैंने आपको यहाँ पढ़ा ही दिया। अब यहाँ मैं यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस को छोड़ के आपका जो भी, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बीएसएससी हो, या बिहार दरोगा हो, या बिहार पुलिस हो, या बीपीएससी हो, उसमें इससे ऊपर से लेवल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। यहाँ तक कि आप अगर ये पढ़ के जाओगे ना तो शायद हो सके कि यूपीएससी के भी कुछ क्वेश्चंस बन जाए। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बन जाए। देखो यहाँ पे हम लोग पीएचडी करने तो आए नहीं, ना ही मैं आप लोगों को पीएचडी पढ़ाने आया हूँ भाई। हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने आया हूँ, और आप लोगों को भाई एग्ज़ाम्स निकालना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको कम से कम समय में क्या पढ़े जो ज़्यादा फ़ायदा करे वो ध्यान देना है। ये नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, नहीं वो नहीं करना है। पीएचडी नहीं करना है किसी सब्जेक्ट पे, मास्टर्स भी नहीं करना है, और ना ही किसी टॉपिक पे उतना ज़्यादा समय देना है। जितना वो टॉपिक डिज़र्व करती है उसको उसी तरह का समय देना, उतना ही वेटेज देना है। देखो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने समय ये नहीं होता कि आप कितना पढ़े, आप कितना अच्छा पढ़े और क्या पढ़े जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पढ़ने के लिए तो यार आप
हिस्ट्री की ही जाओगे तो खाली मॉडर्न हिस्ट्री की पढ़ते रहोगे तो भाई 1 साल तो लग जाएगा पढ़ते-पढ़ते, इतनी बड़ी मॉडर्न हिस्ट्री होती है। फिर अगर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री में ही पढ़ने जाओगे तो प्री हिस्ट्री के ही मतलब भाई 10 लेक्चर पढ़ सकते हो, इतना बड़ा प्री हिस्ट्री है। सीरियसली कहता हूँ, मज़ाक की बात नहीं है यार, मतलब हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है, फिर इसका ज्योग्राफी होता है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपको एक ही सब्जेक्ट पे या एक ही सब्जेक्ट की एक ही टॉपिक पे लिटरली कह रहा हूँ ना 4 से 5 घंटे से ज़्यादा समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4 से 5 घंटे से ज़्यादा किसी एक टॉपिक पे दे रहे हो ना तो वो बेवकूफ़ी ही है। लिटरली कह रहा हूँ वो बेवकूफ़ी है। अब मैं यहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, उनके लिए भी यही लागू होता है कि आप कोई भी टॉपिक पे ना ज़्यादा समय नहीं देना, क्योंकि समय ही सबसे इम्पोर्टेंट है यार। समय से बढ़कर कुछ नहीं होता, मतलब सीरियसली कह रहा हूँ मैं, समय से बढ़कर कुछ नहीं होता इस दुनिया में। समय की वैल्यू नहीं करोगे ना तो यार तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तुम ख़त्म हो जाओगे, इतना याद रखो। और मैंने आप लोग को जितना भी पढ़ाया ना, जैसा भी पढ़ाया है, उसको एक बार बस सुन लेना यार। मैंने क्या यहाँ पे नोट्स लिखा है, नहीं लिखा है, इनको मारो गोली। यहाँ पे मैं अभी जस्ट स्टार्टिंग ही किया हूँ, सो हो सकता है कि शायद पीडीएफ उतना सुंदर ना लग रहा हो। और जितना मैंने बताया, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाता और लिख के पढ़ाता तो ज़्यादा अच्छा लगता और आप लोग को ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ा पाता, लेकिन अभी मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि समझाने की तरफ से मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को जितना अच्छे तरह से समझा सकूँ, समझाया है। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा समझाने की। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। मैंने पहली बार इतना लॉन्ग लेक्चर लिया है, बोरिंग था, अच्छा था, कैसा था, मुझे ज़रूर अपना फीडबैक देना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। मैं ऐसे नहीं बोलता कि यार लाइक करो ही नहीं करो, ये सब आपके ऊपर है। सब्सक्राइब करना नहीं करना वो लोग आपके ऊपर है। अगर ये लेकिन फीडबैक ज़रूर देना कि यार मैंने इतना लॉन्ग वीडियो जो बनाया इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, क्या ये सफल रहा या नहीं? क्या ये वर्थ था या नहीं आपके लिए? क्या ये आपका रिवीजन में हेल्प किया या नहीं? क्या जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं? आप मुझे खुद बताना। और इसके बाद एक बार जाके ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मॉक टेस्ट लगा के देखना। जो भी आपने पढ़ा है ना, 1-2 बार पढ़ो। इसके बाद जाके 1-2 बार इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टॉपिक वाइज़ होता है ना मॉक टेस्ट, उसे लगा के देखना। उसके बाद देखना आप अपने रिज़ल्ट्स में सुधार। हो सकता है आपका रिज़ल्ट थोड़ा-सा बेटर हो, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले दिन किसी और टॉपिक पे।